चल गया ना। चलिए, तो बताएंगे शीत मरुस्थल किसे कहते हैं। ठीक ठीक, आ रहा है। शीत मरुस्थल किसे कहते हैं बताइए भाई। शीत मरुस्थल का क्या नाम है? मरुस्थल जानते हो? नहीं जानते हो? कहाँ है मरुस्थल बताओ। अच्छा, वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं पाए जाते? बताओ। आप ये जान लो, जब जिस दिन हम यहाँ से गए थे वैसे ही आज फिर वापस आए हैं। आपको हमारे कपड़ों से भी लग रहा होगा है ना, बीच में समय नहीं मिल पाया हमें, समझ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो हेडिंग डाल लेते हैं। नहीं, बहुत लोग सोचेंगे काहे लिए बुलाए हैं, कौन सी सभा है ये। सभा का नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो पहले पर्यावरण के बारे में जान लो। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारा क्या है? पर्यावरण। ठीक है, ये पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण। उस पर्यावरण में सजीव चीज़ें भी आती हैं और निर्जीव चीज़ें। पंखा भी है, मार्कर भी है, मोबाइल भी है, कैमरा भी है और सब कुछ है। ठीक है, आप भी हो, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, सब कुछ जितना कुछ है वही सब क्या है? पर्यावरण। और इन्हीं दोनों को हम लोग जब नामकरित कर देते हैं तो ये बन जाते हैं पर्यावरण के घटक। तो अक्सर पेपर में यूपी टीटीएम केवल इतना ही पूछ लेता है, पर्यावरण के घटक होते हैं सजीव, निर्जीव, दोनों, कोई नहीं। तो क्या बताना होगा? दोनों। तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, ये दो घटक हैं, इन्हीं के बीच पर्यावरण हमारा चलता है। ठीक, हमारे दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, अर्नेस्ट हैकल सुना होगा, अर्नेस्ट हैकल। और एक का नाम सुना होगा आपने, जो चीज़ नहीं लगे उसी को नोट करना, और जो उनको बिल्कुल नहीं आता पर्यावरण वो सब नोट करते रहेंगे। ठीक, जिन्हें आता है वो केवल रिवीजन करें, ज़रूरत हो तो लिख भी लें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक वैज्ञानिक पैदा हुए अर्नेस्ट हैकल और एक हुए एजी टांसले महोदय। एक थे अर्नेस्ट हैकल और एक थे एजी टांसले। दोनों ने अपने अपने आधार पर पर्यावरण को विवेचित किया। अर्नेस्ट हैकल ने कहा ये जो सजीव और निर्जीव घटक होते हैं इन्हीं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक शब्द खोजा जिसका नाम था, जिसको इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्यावरण का महत्वपूर्ण चक्र। अब पारिस्थितिकी में ही तो सब चक्र पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे। कार्बन साइकिल इसी में है, जल चक्र इसी में है, नाइट्रोजन चक्र इसी में है। ठीक है, SO2 NO2 क्या है? SO2 NO2 क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भी कहाँ है? इसी में है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, यानी पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की? अर्नेस्ट। यानी जिन भी चीज़ों का अध्ययन, सजीव और निर्जीव चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण। और इसी के बारे में सबसे पहले खोज किसने, नामकरण पारिस्थितिकी तंत्र का किसने किया था? एजी टांसले। तो जब इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन होगा, अंतः क्रिया, जब ये अलग अलग अध्ययन किए जाएंगे तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएंगे। नहीं समझे बात को? सजीव निर्जीव लोगों के बारे में केवल अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। और इसकी शब्द की खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन जब सजीव और निर्जीव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जैसे हम पंखा उधर है, हम यहाँ, अभी नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पंखे के 3 पर हैं, हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, ठीक, एक नाक है, ठीक, 2 आँखें हैं, तो ये अध्ययन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ये किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल। लेकिन अगर मान लीजिए पंखा चला दिया जाए और नीचे बैठ जाए तो या तो हमें ठंडी लगेगी और या तो हमें गर्मी लग नहीं सकती पंखे के नीचे। ठीक है, या तो ठंडी लगेगी और या तो फिर अगर पंखा नहीं चलेगा तो हमें क्या आएगा? पसीना आएगा। और पसीना आ रहा, पंखा चला दिया तो पसीना हमारा सूख गया। और जब सूख गया तो इसी को क्या कहेंगे? अंतःक्रिया। और सजीव और निर्जीव जब अंतःक्रिया करते हैं तो यही बन जाता है तंत्र। क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। तो पेपर में यूपी टीट में कहो यही पूछ ले कि पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल। और एजी टांसले ने क्या किया था? पारिस्थितिकी तंत्र किया था। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं तो अभी तंत्र भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। तो जो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान है उनको हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है,
वो आपको सुनाएंगे खाली, इसमें इंपॉर्टेंट जैसे इसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा 10-12 प्रश्न सीधे आपके स्थल मंडल से आते हैं। ठीक, अब ये तो आप जान गए घटक, ये क्या है, ये क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। अब हेडिंग डालिएगा, या नए लोग हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के ये भूमिका बना रहे हैं खाली, मतलब क्या है पर्यावरण, थोड़ा बहुत समझ लो। पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है आपका जलमंडल, ठीक, और वायुमंडल, ठीक है, और स्थलमंडल, और तीनों को जो ले ले जलमंडल, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आपके स्थलमंडल से आते हैं। कहाँ से आते हैं, स्थलमंडल से। कम से कम 12 से 14 प्रश्न आते हैं, हर पेपर में आया है। टीटी का कोई पेपर उठा के देख लो, 12 से 14 प्रश्न जो हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक, तो ये हम लोग शुरू करेंगे। कुल मिला के हम लोग अगर क्षेत्र पूछेंगे तो कौन कितने क्षेत्र हैं, 4, और जैवमंडल जिसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों के अंश आ जाएं, वही क्या कहलाता है हमारा जैव मंडल। ठीक है, इसीलिए जैव आरक्षित क्षेत्र। कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में, हैं 4 हैं, वो तो हॉट स्पॉट हैं। बताओ जैव मंडल कितने हैं, 18। पुराण कितने हैं, 18 हैं, तो जैव मंडल कितने हुए, 18। ठीक, याद रखना 18। चलो ये हो गया। ठीक, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी आगे, अभी तो चलो यही बता दें, हम आपको क्या बोलेंगे, नोट डाल के लिखवाएंगे। ठीक है, जो जो सेक्टर लिखवाएंगे समझ लिए वहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब आना ही आना है, नहीं आया तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक, अब 30 से ऊपर हो जाए तो फिर नहीं भी आएगा, क्योंकि 30 से प्रश्न आने हैं, 30 से ज़्यादा 31 थोड़ी ना आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ये तो पक्का है, लेकिन आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक, तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग पर्यावरण, जैविक अजैविक सब घटिया चीज़ें हो गई। अब आते हैं मेन चीज़ों पे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर भी एक मंडल है और एक पृथ्वी के नीचे भी मंडल है, तो दोनों मंडलों से एक एक क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल मीजोस्फीयर, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल है। पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो एक महोदय थे स्वेस, उन्होंने कहा, स्वेस ने बताया कि पृथ्वी के नीचे भी कुछ परतें होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के नीचे भी कुछ परतें हैं। सबसे पहली जो परत होगी उसको क्या बोला उन्होंने, उसमें बोला कि सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम। उसके बाद सीमा या फिर लास्ट में सबसे नीचे निफे। एक ने कहा कि ऊपर जाने पर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो बात अलग है कि आपका जो है समताप मंडल में फिर से वृद्धि होती है। कारण जानते हैं, ये होता है कि जो ओजोन लेयर होती है उस पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनका वो अवशोषण करती है और रिफ्लेक्शन करती है। तो अवशोषण करने में क्या होता है, वहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसके बाद फिर देखिए फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है। जहाँ ओजोन लेयर खत्म हुई फिर ठंडा। इसलिए पूछा सबसे ठंडा मंडल कौन सा, प्रश्न आता है मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल किसे कहते हैं, मध्य मंडल। अच्छा बताओ वायुयान किस मंडल में चलते हैं, किस मंडल में, समताप मंडल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, हर साल आता है और आना इस बार भी है। तो बिना बकवास के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है वो देख लें एक नज़र में। ठीक, तो हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऊपर का मंडल और एक पढ़ेंगे 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है कि घटता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, 165 ऊपर जाने पे घटता है, 32 मीटर नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये बहुत पूछा जाता है, जनरलाइज क्वेश्चन है, दुनिया के हर वनडे एग्जाम में लेके पूछा जाता है। बताइए पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो हम आपको अभी सब दिखाते हैं, एक लाइन में जल्दी जल्दी चलो। ठीक है, चलिए कलम चलाओ, रफली उड़ाया रहो, पेन चलाए रहो, पेन ना रोकना, नहीं याद हो जाए। सुबह पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जब चारों कौशल एक साथ होते हैं तो वो लर्निंग क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी अधिगम होता है, लंबे समय तक याद होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल की बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल, ये पृथ्वी हमारी, वायुमंडल के ऊपर की कुछ परतों को डिवाइड किया गया है, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहला मंडल जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल, क्षोभ। इनको इंग्लिश में भी याद कर लेना। 2017 या 18 में क्या हुआ था कि इंग्लिश में दिया गया था और लोग वहाँ पर पूछ रहे थे क्षोभ मंडल की इंग्लिश क्या होती है। वहाँ पर दिया गया था ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, और उसमें पूछा गया था ओजोन लेयर किस परत में है, तो किस में है,
स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल। ठीक है, चलिए तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद कौन सा मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये मंडल लिख लो सारे। ठीक, इनमें से जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनेगा आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वही सुनो खाली। समताप मंडल पूछेगा ओजोन परत पाई जाती है, कौन सी परत, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, पूछेगा मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं, बस यही पूछेगा, लिखो मौसम संबंधी, बादल पानी कहाँ बरसता है, इसी मंडल। ठीक है, ठीक है। समताप मंडल एक चीज़ के लिए और उत्तरदायी होता है, कौन बताएगा हमें, वायुयान। कहते हैं हवाई जहाज और ये जो भी हमारी जो ऊपर की ट्रेवल होती हैं, इनके लिए सबसे अगर आदर्शवादी क्षेत्र माना जाता है तो वो है कौन सा, वायुयान। ठीक है, चलिए होलिका पिंड कहाँ जल के राख हो जाते हैं, होलिका पिंड हैं कहाँ, मध्य मंडल की आयन मंडल, बताओ। अच्छा बताओ, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं, तो याद, ये इंपॉर्टेंट, ये लिखिए, रेडियो तरंगे कंफर्म लिख लो, रेडियो बहुत पूछी जाती है, रेडियो तरंगे, बस यही 3 पढ़ के जाना, पेपर में 1 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, रेडियो तरंगे समझ गए। चलिए इतना समझ में आया। उसके बाद नीचे आओ, नीचे तो नीचे एक महोदय थे, सुएस महोदय, कौन से महोदय, सुएस महोदय। और सुएस महोदय ने भी हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया, जैसे वायुमंडल को ऊपर बांटा गया, वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर 3 मंडल के आधार पर किसने बताया था, सुएस महोदय। सुएस महोदय ने कहा कि पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से इन्होंने ऐसे एक काल्पनिक चाप खींचा और चाप खींच के 3 भागों में पृथ्वी को बांट डाला। तरबूज देखें कभी, तरबूज ऐसे ही काटिए तो उसी धार पर, तरबूज की धार पर पृथ्वी काटी तो नहीं जा सकती, लेकिन अनुमान लगाया इन्होंने, किसने, सुएस महोदय ने। ठीक है, सुएस महोदय ने भी कहा कि पृथ्वी 3 भागों में विभक्त है। तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है, कहते हैं उस परत को जो बोला इन्होंने, उसका नाम रखा सियाल। क्या बोला, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सियाल बोला। दूसरी परत इन्होंने बताई थी, इसको क्या बोलता है, सीमान। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसको, ठीक है, ये बोला। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अंतिम परत होती है, इसको बोलते हैं निफे, या इसको निकिल और आयरन। ठीक है, आयरन की प्रधानता होती है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू किसके था, सुएस के। ठीक, लेकिन सुएस महोदय ने बताया तो बहुत सही, ठीक है, लेकिन सुएस महोदय एक गड़बड़ी ये कर गए। अच्छा सुनिए एक चीज़ और, सुएस महोदय का पहले सियाल, सीमे, निफे याद रखिएगा। ठीक है, अभी मत बदलना, मत बदलो, अभी मत बदलो, चलने दो, सियाल मत बदलना, चल रहा है यार। सियाल, सीमे और निफे, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ठीक, दूसरा ये याद रखना, तीसरा इससे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है, पूछा जाता है कि किसने पृथ्वी के घनत्व की सही विवेचना की थी। तो पृथ्वी का जो सही घनत्व जो हम लोग रट के बैठे हुए हैं, वो है वो किसका, सुएस महोदय का। ठीक है, तो सियाल का घनत्व कितना होता है, 2.5। ठीक है, बीच का जो घनत्व होता है ये होता है आपका 4। ठीक है, और जो सबसे अंतरिम परत होती है, आंतरिक परत, जिसको हम लोग आगे चल के कोर बोलेंगे, उसकी होती है आपकी 11। ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी ठीक है, ये हो गया आपका 3 परत। ठीक, उसके बाद टोटल पृथ्वी का घनत्व पूछा जाएगा, तो सबको जोड़ के औसत निकाल लेंगे तो 5.5 आ जाएगा। याद रखिएगा, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, पूरी इकाई इसकी बताया कोई, इसकी इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है इसकी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लिख लीजिएगा आगे, नहीं अधूरा लगेगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाता है पेपर में। ठीक, दूसरी एक बात और, सुएस महोदय, बस ये सुएस महोदय का जो विभाजन था ये असफल हो गया। क्या हो गया,
असफल हो गए। कारण ये था कि वो बटान विवेचना नहीं दे पाए कि कहाँ सियाल खत्म हो रही, कहाँ सीमा खत्म हो रही, कहाँ निफे खत्म हो रही, कुछ विवेचित नहीं कर पाए सही से, ठीक है। तो आधुनिक कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको विवेचित किया और विवेचित करने के आधार पर आपने किताबों में पढ़ा होगा भूपर्पटी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। ये मेंटल पढ़ा होगा आपने, कोर नाम सुना होगा, है ना। तो ये आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं के इसी विभाजन को क्या किया, वर्गीकृत किया, ठीक। वर्गीकृत कैसे किया उन्होंने, कुछ वर्गीकृत नहीं किया उन्होंने, 3 भागों में इसको भी बांट दिया, बना लीजिएगा। इसको बोला उन्होंने क्या, क्रस्ट बोला, इसको बोला मेंटल, इसको बोला कोर, ठीक है। अच्छा बताइए, सूर्य के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक। ये कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसी को भूपर्पटी भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये मेंटल जानते होगे, ज्वालामुखी पढ़े होगे तो पूछा जाता है ज्वालामुखी पृथ्वी की किस परत से निकलता है, मेंटल से निकलता है। जहाँ मेंटल लिखे हो यहाँ लिख लेना ज्वालामुखी, जो जहाँ मिले वहीं लिख लो, बात का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेंटल से क्या निकलता है, ज्वालामुखी। मेंटल में क्या होता है, मैग्मा होता है। क्या होता है, तप्त लोहा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा ना तो लोहा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और नीचे जाके तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल गर्म होता है, समझ गया बात को, ठीक है। यह है मैग्मा। मैग्मा कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी के लिए मैग्मा कहाँ से निकलता है, यहाँ से, ठीक। अभी तो फिलहाल इतना पढ़ो, जब सुपर टेट पढ़ा जाएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, तब बताएंगे आपको कि कुछ प्लेटें होती हैं वो खिसकती हैं, अब सारी गति होती है, ठीक है, ज्वालामुखी बनते हैं, विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो सब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सा खाली अभी पेपर समय बहुत कम है, इसलिए जो टूटा फूटा है वही देखते चलो। तो मैग्मा होता है, ठीक है। मैग्मा कहाँ आता है आपके, ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद और भी इसमें बहुत कुछ होता है। हाँ, एक चीज़ और, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यही बात किया क्या, जिन्होंने इन्होंने सियाल, सीमा, निफे बताया था, उसी को उन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर किया और इनको नामकरण दे दिया। ये जो होती है रेखा, तो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम रखा गया था, तो मोहो नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, मोहो, लिख लीजिएगा, मोहो। ये पूछ लेता है पेपर में, क्योंकि मेंटल, कोर सबको याद है, अगर मान लो गलती से उसका दिमाग घूमेगा तो मोहो दे देगा तो भी दिक्कत करेगा, ठीक है, मोहो, ठीक। उसके बाद जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं याद रखिएगा, ठीक। गुटेनबर्ग है तो और भी, लेकिन और सब नहीं बताना है, ठीक है। एसिड बेसिक के आधार पे बांटा गया था, कोरॉयड और फिर रेपेटी और फिर दुनिया का बवाला था, इसमें लेहमैन था, वो सब आएगा नहीं, यूपी टेट में नहीं बचा। यूपी टेट में बस बहुत जाएगा तो मोहो तक जाएगा और गुटेनबर्ग, वरना तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर में ही निपट लेगा, ठीक। समझ गए इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए, एक चीज़ और इसमें बहुत पूछी जाती है, चलो बस ये समझ गए, इसमें और कुछ नहीं जानना। चलिए, हेडिंग डालना ज्वालामुखी। अभी ज्वालामुखी की बात हो गई तो थोड़ा ज्वालामुखी देख लो। हेडिंग डाल लेना ज्वालामुखी, ठीक है। अंदर से क्या निकलेगा, मैग्मा। क्या निकलेगा, मैग्मा। और मैग्मा जम जाएगा तो क्या बन जाएगा, लावा, ठीक है। मैग्मा क्या बन जाएगा, लावा, ठीक है। और पर्वत और नदी जब पढ़ेंगे हम लोग आगे, कभी मौका मिलेगा, संपर्क होगा तो बताएंगे आपको। 3 चीज़ें होती हैं भूगोल में, एक होता है अपक्षय होता है, एक अपर्दन होता है और एक निक्षेपण। ये भूगोल आधा इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड है। अगर अपक्षय नहीं होगा, अपर्दन नहीं होगा, निक्षेपण नहीं होगा तो ना तो नदियों का कोई मतलब है, न वी आकार की घाटी बनेगी, न यू आकार का गार्ज बनेगा, ठीक है। गार्ज समझते हो, नहीं समझते हो? अच्छा, तो घाटी और गार्ज में क्या अंतर है, घाटी और गार्ज में क्या अंतर है? तो अक्सर पेपर में यूपी टेट में पूछ लेता है, नोट डाल के बगल में लिख लेना, जो वी आकार की घाटी बनती है वो नदियों से बनती है। सीधा आएगा पेपर में, पूछेगा वी आकार की घाटी कौन बनाती है, नदी। और यू आकार की घाटी कौन बनाते हैं, हिमनद बनाते हैं। हिमनद पर्वत जो होते हैं ना, ग्लेशियर टूट जाते हैं तो गिर जाते हैं तो हिमनद बन जाता है। समझ गए बात को, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछ ली जाते हैं, वी आकार की। और अच्छा सुनो, यही वी आकार की नदी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है ना भैया, जैसे पानी मान लो गिर रहा है, मान लो जैसे ये पानी बह रहा है,
अब ये पानी गिरेगा तो जहाँ गिरेगा वहाँ पर क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अवनमन कुंड बोल देते हैं। ये जो गिर रहा है यही जलप्रपात है। ये नदियाँ ना होती तो हमारे भूगोल के ईवीएस के आधे टॉपिक ख़त्म हो जाते। ठीक, ये चलती हैं तो ये क्या बनाएंगी, जलप्रपात बनाएंगी, और जहाँ से वाटरफॉल गिराएंगी, उसके बाद जहाँ गिरेंगी वहाँ पर अवनमन कुंड बनाएंगी, वहाँ से चलेंगी तो क्या बनाएंगी, गोखुर बनाएंगी, गोखुर, बुलर झील, अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगी, ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगी तो कटिबंध बनाएंगी, थोड़ा और आगे चलेंगी तो डेल्टा बनाएंगी, डेल्टा भी पढ़ने पड़ते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगी तो क्या बनाएंगी, जब इधर उधर नहीं भाग पाएंगी तो एस्चुरी बना देंगी, नहीं बनाएंगी एस्चुरी। एस्चुरी समझते हो क्या होता है एस्चुरी? क्यों बनाती हैं एस्चुरी? डॉक्टर ने बताया है, पानी बूंद बूंद क्या क्या गिरता है ना भैया। एस्चुरी तभी बनेगा जब दोनों तरफ पर्वत हों और पानी पर्वत को काट ना पाए, तो वो मलबा क्या करेगा, ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा, एक झोंका आएगा पूरा मलबा नीचे गिरा देगा। बताओ एस्चुरी पर बना बंदरगाह कौन सा है? एस्चुरी पर बना बंदरगाह, एस्चुरी पर बना बंदरगाह कौन सा है? अच्छा वो तूती कोरियन बंदरगाह कहाँ है? हैं? पक्का? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, मंगलौर बंदरगाह सेवानोवा कहाँ है? हैं? महाराष्ट्र में। आधुनिक बंदरगाह किसे कहते हैं? वो तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम वाला। सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? चलो अभी आ रहे हैं, बहुत पढ़ना है, परियोजनाएं पढ़नी है, दर्रा पढ़ना है, खाड़ी पढ़ना है, बहुत कुछ है बाबा। ठीक है, यही सब पढ़े गए, अभी तो शुरुआत हुई है। हम खुदे भूल गए, यही लिख के लाए ना, आज देख ले का पढ़ाना है, नहीं पता चला जो पढ़ाना था वो रह गया। टॉपिक डाल लिए हैं कि कौन कौन टॉपिक खींचने हैं आज हमको। कहाँ गया, कहाँ चला गया भैया? नहीं यार, एक जगह बनाए थे हम, 1 मिनट का समय दीजिए, अभी हम ढूंढ लेंगे। चलिए मिल गया, मिल गया। चलो अब इसी से चलेंगे, नहीं तो जो सिस्टमेटिक बना है इसमें क्रमबद्ध लिखा क्या क्या बताना है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अपने हिसाब से चलेंगे तो हम बह जाएंगे फिर इधर उधर। भूगोल कम तो है नहीं, जहाँ घुसो वहाँ एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ये ऐसा सब्जेक्ट ही है जहाँ तुम जाओगे वहाँ मिलेगा तुमको एक सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अच्छा कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये पढ़ रहे थे ज्वालामुखी। ठीक है, तो चलिए ज्वालामुखी पे आ जाइए। ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, तो ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है वो सुनो जरा। ज्वालामुखी जब शांत हो जाते हैं, जब अपने अंदर का मैग्मा निकाल देते हैं और लावा के रूप में वो जब जम जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक चट्टान का रूप ले लेता है। काहे का रूप लेता है? चट्टान बन जाती है। क्या बन जाता है? चट्टान। ठीक है, क्या बन जाता है? चट्टान। अब सुनो, चट्टानें जो होती हैं, चट्टान से हमारे यहाँ क्वेश्चन बहुत आता है पर्यावरण में। एक क्वेश्चन जरूर आता है, कहेगा ये कौन सी चट्टान है? अवसादी है, आग्नेय है, रूपांतरित है। एक क्वेश्चन इस ब्रांच से जरूर आता है। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ कि सिस्ट जो है वो कैसी चट्टान है? हाथ उठाओ, कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ, जिनको मालूम उनसे और पूछेंगे 2-3 क्वेश्चन। हाथ उठाओ। ठीक है, अब जितने लोगों को नहीं मालूम है वो लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुन लेना कहानी क्या है इसकी, वो सुन लो। टोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जो भी समझ लो इसको, इसका क्रिया विधि समझ लीजिए। अगर क्रिया विधि समझ गए तो सब याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक, कुछ नहीं है, बहुत घटिया सी टोपोलॉजी है। जैसे मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? मेंटल से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? मेंटल से निकलेगा और जाके जम जाएगा। जमने के बाद क्या होगा? अच्छा बताओ, अगर ज्वालामुखी कभी अंदर फट जाए तो क्या होगा? तो कौन सी चट्टान बनेगी? एक चीज़ याद रखना, मैग्मा जब भी निकलेगा बाहर
तो जमेगा, अंदर फट जाएगा तो भी जमेगा, जमेगा तो क्या बनेंगे, पत्थर बनेंगे, और पत्थर को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक्स या चट्टान बोल देते हैं। और चट्टान से हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3। कौन कौन सी, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, और तीनों से प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जो पहली बार जब ये लावा जम जाता है और ये अंदर फट जाता है तो ये 2 प्रकार की ओरिजिनल, जिसे कहते हैं ओरिजिनल, समझ रहे हैं। जैसे अभी ओरिजिनल चीज़ें क्या हैं, वो सब हैं आग्नेय में, जिनमें कोई मिलावट नहीं, कोई प्रकृति का उसमें प्रभाव नहीं, जो पहली बार में बना, फर्स्ट बार में बना, उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान 2 ही प्रकार की होती हैं। जब लावा बाहर जम जाता है तो इसे बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, और जब लावा अंदर फट जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बेसाल्ट कैसी चट्टान है, सीधे बता देना आग्नेय। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कटिंग भी करेंगे क्योंकि पूरा पढ़ाना हमारे बस का नहीं है, ना आपके बस का है। ठीक है, तो बहुत सारी कटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है हमारा कम समय में ज़्यादा चीज़ें फंसने वाली तैयार हो जाएंगी। ठीक, तो पूछे बेसाल्ट कैसी चट्टान है तो आग्नेय बताइएगा, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से एक मिट्टी बनती है जिसको बोलते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और ग्रेनाइट से बनती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, देखिए मृदा से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मिट्टी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बता दो कोई आएगी ही नहीं, टीटी में कोई मिट्टी आ ही नहीं सकती सिवाय काली मिट्टी के बराबर। इसके अलावा तो कोई मिट्टी वो पूछ ही नहीं सकते, चाहे जितनी मिट्टी तुम पढ़ लो। और बहुत ज़्यादा खादर वो पूछ लेंगे, बांगर पूछ लेंगे, कौन सी नई है, कौन सी पुरानी, कौन सी उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है। बस 3 प्रश्न बनते हैं, मिट्टी खत्म। तो यहीं निपट लो मिट्टी। देखो बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी बनती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए ज़्यादा सर्वोपयोगी है, कपास। लिख लो, कपास की खेती सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है उपजाऊ उगाने की, वो इसकी होती है, काली मिट्टी की। लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पूछी जाएगी तो दोमट या जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा निक्षेपण करके, अपर्दन, अपक्षय, मालूम है किसी को अपर्दन अपक्षय, नहीं पता, समझ लो। नदी हवा में ऊपर से चलती है, हिम्मत से गिरती है, तेज़ी से जब गिरेगी तो किसी पत्थर पे गिरेगी तो पत्थर टूटेगा, नहीं टूटेगा, पत्थर टूटेगा, धीरे लगातार गिरता रहेगा तो पत्थर के सब कुछ हट जाएगा। समझ गए। आज हिमालय को हटा के रखा हुआ है 3 नदियों ने, एक ब्रह्मपुत्र हो गई और एक आपकी सिंधु हो गई और एक आपकी सतलज हो गई। इन लोगों की मजाल है हिमालय की जो इनके बीच में पड़ जाए। ये तो बह रही है तो ये हालत है, कहीं गिर रही होती तब क्या हालत होती। तो जब गिरती हैं तो एक गड्ढा बनाती चलती हैं, गड्ढा बनाएंगी, तोड़फोड़ करेंगी। जब तोड़फोड़ होगा तो इसी तोड़फोड़ को हम लोग भूगोल में क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। और जब अपक्षय होता है तो टूट जाती हैं। ये टूटने के बाद जो पड़ी रहती है इनके ऊपर भी पानी गिरता है, फिर पानी गिरेगा तो पानी गिरेगा, फिर अपक्षय होगा, बगल का हिस्सा बड़ा वाला टूटेगा, जो बड़ा वाला हिस्सा टूटेगा और इन्हीं के ऊपर गिर पड़ेगा, पहले से टूटे हुए हिस्से के ऊपर गिर पड़े। मतलब कोयले का हम ढेला ले इतना बड़ा फोड़ दें तो पहली बार में क्या हुआ, अपक्षय हुआ। ठीक है, दोबारा हथौड़ा उठाया, फिर उसके ऊपर दे मारा तो जो बड़े वाले टुकड़े थे वो टूटे और वो छोटे वाले पे भी टूट गए जाके, तो वो आउट टूट गया। उसको बोलते हैं हम लोग अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन। और अपर्दन के बाद क्या होता है, अपर्दन के बाद अब अपर्दन भी हो रहा है, अपक्षय भी हो रहा है, तो और महीन हो जाएगा। जो और महीन हो जाता है उसे बोलते हैं हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। और यही तीनों काम नदियाँ भी करती हैं और यही तीनों काम इधर पर्वतों में भी होते रहते हैं। समझ गए भाई। अपर्दन, कोई हिमनद ऊपर से टूटा और टूट के वो जाके कहीं हिमनद में घुस गया, तो जब घुसेगा तो अपने बकार का आकार घुमा देगा कि नहीं, यू आकार की घाटी बन जाएगी। 2 पर्वतों के बीच में घुसा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। हिमनद का बर्फ का सिल्ला टूटा, वो घुस गया तो यू आकार की घाटी बन गई। पानी गिर रहा है तो वो चिरते हुए जाएगी वी आकार में, नहीं समझे बात को, तो वी आकार नदी बनाती है। तो ये अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय ये चलता रहता है। ठीक, तो यही हाल हमारा यहाँ बेसाल्ट की चट्टान में, यही मिट्टियों का था। और इसी तरह लाभ की लाल मिट्टी भी होती है। ठीक है, तो ये आप 2 याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं, बेसाल्ट और। ठीक, उसके बाद एक पूछा जाता है सिस्ट कौन सी सेल है, वो चट्टान है सिस्ट। सिस्ट बहुत पूछा जाता है। तो सिस्ट किसकी है, रूपांतरित चट्टान है। कौन सी चट्टान है,
और किससे बनती है? बेसाल्ट से बनती है। किससे बनती है? बेसाल्ट से। यही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, किससे बनती है? बेसाल्ट से बनती है। ठीक, चलिए हम आपको समझ गए, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। एक कोयला है जो कि, कोयला जानते हो? कोयला, कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला कितने प्रकार का होता है? याद रखना, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कोयला 4 प्रकार का। पहला प्रकार, पहला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। कौन सा साइड? एंथ्रासाइड। दूसरा बिडुमिनस कोयला, बिडुमिनस। तीसरा लिग्नाइट, लिग्नाइट और पिट कोयला। चौथा कौन सा है? पिट कोयला। ठीक, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पिट। सुनो, जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? बिडुमिनस कोयला। कौन सा कोयला? बिडुमिनस कोयला। कौन सा कोयला? बिडुमिनस। ये बिडुमिनस कोयला जो होता है ये कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। ये लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आग्नेय। क्या होगा? बिडुमिनस कोयला। ये पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। बिडुमिनस कोयला भी कैसा है? आग्नेय। ज़्यादातर आग्नेय ही पूछी जाती हैं। ठीक, रूपांतरित या तो पूछी जाती हैं, अवसादी बहुत कम पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए बिडुमिनस हो गया। और एक और होती है ग्रेबो, एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेबो। ठीक है, ये भी क्या है? आपकी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, यही तोड़ फोड़ कर क्या बनाती हैं? ये जब टूटती हैं तो क्या बनता है? अवसाद। टूटने के बाद क्या बनता है? अवसाद। और अवसाद भी जब परिवर्तित होता है तो क्या बनाती है? रूपांतरित। समझ गए? नहीं समझे? आग्नेय से भी रूपांतरित बनती है, अवसादी से भी रूपांतरित बनती है। आग्नेय से अवसादी बनती है, समझ गए? और यही सब पृथ्वी के अंदर फिर घुस जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। अरे जाएगा तो पृथ्वी के अंदर ही पिस पिसा के, और जब अंदर जाएगा तो फिर ज्वालामुखी घसीट के ऊपर फेंक देगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। यही चल रहा है, यही चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं साइकिल। नहीं समझे बात को? ये सब पिसने पसाने के बाद सब कहाँ जाएगा? पृथ्वी के अंदर जाएगा। आग्नेय से क्या बनी? अवसादी। अवसादी से क्या बनेगी? रूपांतरित। बेसाल्ट और ग्रेनाइट याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बेसाल्ट से काली मिट्टी। समझ गए? चलिए ये हो गया, इसको मिटा दीजिए, बस इतना पर्याप्त है। ठीक, हाँ एक काम और कर लो, लिख लो अवसादी। 2 अवसादी भी बहुत पूछी जाती है। लिखो संगमरमर, लिखो, नहीं अभी रुको, पहले लिखो, पहले लिखो चूना पत्थर। ये 2 याद कर लिया? याद हो ही गई होंगी, पता होगा ही आपको। चलिए अब अवसादी देख लो भैया। अवसादी सेल का सबसे बड़ा उदाहरण एक होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर देखो, ध्यान करो, जैसे मान लो यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, सपोज करो यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी था और वो जम चुका है। अब जमने के बाद वो टूटा और टूटने के बाद यहाँ गिर गया। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सा कोई पर्वत हो। ठीक, अभी हम लोग दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में अमेजन एक नदी है। अमेजन नदी के चारों ओर खूब हरी भरी आबादी है, खूब जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, नहीं है? उनको सेल्वास वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्वास वन बोलते हैं। अब मान लो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो है फेंक दिया जाए, और जब फेंक दिया जाएगा तो उसके नीचे जो है पूरा वन और सब वनस्पति जीव सब दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे? उसमें बहुत सारे जीव जंतु दब जाएंगे बड़े बड़े। जब दब जाएंगे तो उनकी हड्डियाँ भी उसमें चली जाएंगी, और हड्डियाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड उसमें होता है, तो क्या बन जाएगा? चूना, चूना पत्थर बन जाएंगी। ठीक है, और यही चूना पत्थर जो होता है ये आपकी कैसी चट्टान है? पूछा जाता है अवसादी। ठीक है, और एक होता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक, और एक होता है आपका क्या? कोयला। कोयला भी आपका कहाँ पाया जाता है? कोयला भी आप में किस में आता है? आपका अवसादी में आता है। नहीं, स्लेट इसमें नहीं आएगा। स्लेट अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग अभी बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ स्लेट भी कह सकते हैं, स्लेट भी इसमें कह सकते हैं, है आ सकता है इसमें भी। ठीक है, चलिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये 3 याद रखेंगे। ठीक, तो इनसे पूछता है कौन सी रूपांतरित चट्टान, क्योंकि देखो भैया रूपांतरित कुछ नहीं होता। ऐसे समझो, जैसे आप नॉर्मल ऐसे हो तो आप क्या हो? आग्नेय चट्टान हो। कैसी चट्टान हो? आग्नेय। आपको ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया, घिसा जाएगा, आपको मार नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, बाल काटा जाएगा, आँख मसली जाएगी, खूब रगड़ रगड़ के अच्छा किया जाएगा आपका परदन, तो आप कौन सी परत बन जाओगे? अवसादी। ठीक, थोड़ी देर बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आप कैसे होगे? रूपांतरित होगे। बिल्कुल रूप में क्या होगा? परिवर्तन। तो कुछ और अलग थोड़ी ना हो, वही बदलता जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा, यही परिवर्तित हो जाएगा किसमें? दूसरा रूप रख लेगा तो दूसरा रूप हो गया। पहले चूना पत्थर था, जब बाहर निकला ब्यूटी पार्लर से संगमरमर बन गया। क्या बन गया? संगमरमर। तो पूछा जाता है संगमरमर कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। पूछा जाता है किससे बनती है? चूना पत्थर। ठीक,
और इससे बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है। क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट। लिख लीजिएगा, बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट। तो पूछता है क्वार्ट्जाइट किससे बन रहा है? बलुआ पत्थर से। अब ये जो चीज़ें बन रही हैं यही आपकी क्या है? रूपांतरित। रूपांतरित और कुछ नहीं होता, ठीक है। आग्नेय टूटी तो अवसादी, अवसादी परिवर्तित हुआ तो रूपांतरित। तो जो पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। आग्नेय में बेसाल्ट और ग्रेनाइट याद रखना है आपको, ठीक। इसमें आपको चूना पत्थर, बलुआ पत्थर याद रखना है, क्योंकि इनसे बनती हैं क्या? संगमरमर और क्वार्ट्जाइट बनती है, ठीक। इसके बाद कुछ स्पेशल एक आपकी होती है रूपांतरित चट्टान जिसका नाम होता है सिस्ट। अभी हमने बताया बेसाल्ट से क्या बनता है? सिस्ट। और सिस्ट इंडिविजुअल पूछा जाता है। सिस्ट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, कुछ रूपांतरित भी रूप बदल लेती हैं। मान लो आप बिल्कुल रूपांतरित होकर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले और स्टेज पे बैठे हैं और बारात नहीं आई, मान लीजिए देर हो गई, ठीक, और गर्मी बहुत है, तो धीरे धीरे आपका मेकअप, आपका जो रूपांतरित चट्टान है वो बहेगा ताप, दाब, आर्द्रता के प्रभाव से। और जब वो प्रकृति, यही तो नियम है, यही तो प्रभाव पड़ता है तब। और रूपांतरित चट्टान में साफ साफ लिखा हुआ है ताप, दाब और आर्द्रता के प्रभाव से जो परिवर्तन हो जाता है अवसादी स्थलों में, वही क्या हो? अब वहाँ ताप भी होगा, आर्द्रता भी होगी और इंतजार तो अलग ही होगा। अब आपका मेकअप बहना शुरू होगा धीरे धीरे। तो आप रूपांतरित से एक और रूपांतर, एक और रूप में परिवर्तन होगा। कहो बड़े बड़े आंसू निकल आए उसमें, है ना, काले काले, मेकअप पूरा ड्राई हो जाए, खराब हो जाए, तो एक रूपांतरित से एक और रूपांतरित चट्टान बन गई, है ना। तो ये दो बहुत पूछी जाती हैं। तो एक तो आप जान गए सिस्ट कैसी चट्टान है, तो सिस्ट काहे में बदलती है? लिख लो, फाइलाइट में बदल जाती है। सिस्ट से एक चट्टान बनती है फाइलाइट, ठीक है। सिस्ट से बनती है फाइलाइट, ये बहुत पूछा जाता है। फाइलाइट, सिस्ट, ये जो सिस्ट मैंने बताई थी। अब एक काम करो, हेडिंग डालो रूपांतरित, फिर लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। हेडिंग डालो रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान में दो लिखना है, एक तो लिखना सिस्ट। सिस्ट बहुत पूछा जाता है। सिस्ट काहे में बदल जाती है? फाइलाइट में बदल जाती है, फाइलाइट, ठीक है, फाइलाइट में बदलती है। और फाइलाइट काहे में बदल जाता है? फाइलाइट काहे में बदल जाता है? वापस फिर से ये बदल जाता है सिस्ट में। ये चक्र चलता रहता है दोनों का, ठीक। ये कभी सिस्ट बनता है तो कभी फाइलाइट बनता है, कभी सिस्ट कभी फाइलाइट, समझ गए। यही दो केवल याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। सिस्ट जरूर याद रखना और कुछ याद रखना नहीं रखना, ठीक। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, अब हेडिंग डालिएगा वायुमंडल। हेडिंग डालिएगा वायुमंडल, जल्दी जल्दी चलते नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो अच्छा पहले को एक टॉपिक और कवर कर दें जिसमें से आपका डायरेक्ट पेपर में आएगा। ये समझ गए, चट्टान से क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। ये दो ही पूछेंगे खाली। हेडिंग डालिएगा पृथ्वी, हेडिंग डालेगा पृथ्वी, हेडिंग डालेगा पृथ्वी, पृथ्वी। तो पृथ्वी गति करती है, आप सबको मालूम है, गति करती कि नहीं करती? ये आपका नोट नंबर 3 हो गया, नोट नंबर 3। जितने नोट बनवाते चल रहे बस उन्हीं को देख लीजिएगा, उन्हीं से परीक्षा मिलेगा। पृथ्वी होती है, पृथ्वी गति करती है। गति दो प्रकार की होती है, होता है परिक्रमण होता है और एक होता है परिभ्रमण होता है, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण में फर्क होता है। परिभ्रमण मतलब जब हम लोग आरती करते हैं तो पंडित जी कहते हैं अपने स्थान पे घूम जाओ। जब हम थाली लेके अपने स्थान पे घूम जाते हैं तो ये कहलाता है क्या? ये दोनों होते हैं शादी में, शादियों में दोनों कराए जाते हैं। पहले परिक्रमण होता है, फिर उसके बाद एक राउंड क्या होता है? परिभ्रमण भी कराया जाता है। दोनों लोग आगे पीछे घूमते हैं। आप लोग देखे नहीं हैं? देखे होंगे, हम तो भूल गए हैं, आप लोग को याद हो, आप लोग तो देखते रहते होंगे नई नई चीज़ें, ठीक है। हमें कुछ नहीं याद है, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण में क्या होता है? किसी चीज़ के चारों ओर जब घूमते हैं तो वो कहलाता है मंदिर की क्या करी जाती है? परिक्रमा करी जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है? परि, ये हम जब अपने स्थान पर घूम जाएं, ठीक है, अपने स्थान के परितः घूम जाएं तो क्या कहलाता है? परिभ्रमण, समझ गए। तो इनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि दिन और रात किसकी वजह से होता है। छोटी सी बात होती है, वहाँ समय खा जाती है हमारा। तो दिन और रात किसकी वजह से होता है? ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। और पृथ्वी जब ये सूर्य देवता हैं, ठीक है, और ये प्रकाश डालेंगे, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। प्रकाश डालेंगे तो सीधी सी बात है, जिधर दिन होगा, जिधर प्रकाश होगा उधर दिन होगी, जिधर नहीं होगा उधर रात होगी। सिंपल सी बात है, समझने वाली। और पृथ्वी घूम रही कि नहीं घूम रही है? सूर्य देवता घूम रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है? सूर्य कभी नहीं घूमते, सूर्य हमेशा, लेकिन ज्योतिष कहते हैं सूर्य भी घूम रहे हैं, सूर्य कभी घूम नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। फालतू का उनका अजीब सा साइंस है, हमें समझ में नहीं आता है यार। एक तो असंख्य तार, एक तो तारा होता है, असंख्य तारे हो गए, करोड़ों तारे हो गए, ठीक है,
तो उनको बोलते हैं हम लोग मंदाकिनी बोल देते हैं। और 3 ठो मंदाकिनी ले लेते हैं और असंख्य मंदाकिनी है, 3 मंदाकिनी को ले लो तो क्लस्टर बन जाता है। ठीक, इसी में से एक मंदाकिनी अपनी है जिसका नाम है क्या, आकाश, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, आकाश गंगा। उसी आकाश गंगा के अंदर क्या है, उसी अंदर आकाश गंगा के अंदर क्या है, हमारे नक्षत्र हैं। ठीक है, और उसी में हमारा सबसे लास्ट में सौर मंडल है। और न जाने कितने सूर्य हैं, एक आकाश गंगा के अंदर हजारों सूर्य हैं। एक सूर्य तो हमारा है ही है, एक और हमने खोज लिया, उसका क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल नहीं पढ़े क्या, एक क्वेश्चन आएगा सोना। और पूछेगा जानते हो क्या, बता रहे हैं, आउटेड क्वेश्चन है, हमको दिख गया है। सीधे पूछेगा लाल ग्रह किसे कहते, यही आ ही रहा है, देख लेना पेपर में आप, वहाँ लिखा हुआ लाल ग्रह किसे कहते हैं। ये सबसे बड़े जीजा हैं यूपिटर के एनवायरनमेंट के, इन्हीं को बुलाया जाता है। सब जीजाओं को, इतने सारे जीजा हैं पूछो मत इसमें, नहीं दूसरे लोग बताएंगे जीजा ज़्यादा हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर आने कुछ ही हैं तो याद रखना, इसीलिए आपको भी बताते हैं लोग। तो सौर मंडल क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, क्या है, और ऊर्जा का स्रोत क्या है, यही है, यही पेड़ पौधे उगाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण समझते हो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? अच्छा, पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में। तो पेपर में, किताबों में लिखा रहता है स्टार्च, क्या लिखा रहता है, स्टार्च लिखा रहता है, यही तो है ना, अभी बताएंगे इसको। और क्या बनता है, और ठीक यही बनता है। ठीक, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल टीटी में आती है, लिख लो, नोट डाल के लिख लो, लिखो नोट डाल के, ये आ रही है पेपर में, और ना आए तो बताना। और जानते हो क्या पूछेगा, पूछेगा किन किन की सहायता से बनाता है, किसकी सहायता से बनाता है, क्लोरोफिल बताता है। ये घटिया सा क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में आएगा, रिएक्शन लिख लो ये वाली, 6CO2 + 12H2O प्रकाश की उपस्थिति होती है क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसकी सहायता से भोजन बनता है। ठीक है, समझ गए। एक ये पूछा जाता है, इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और एक प्रक्रिया और होती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे अभी आगे। ठीक, चलिए ये रिएक्शन लिख लिया, कोई दिक्कत इतने में। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, लिख लेना बिल्कुल ध्यान से। तो सुनो, तो दिन रात होता है, तो अक्सर पूछते हैं दिन रात किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की परिभ्रमण है, परिभ्रमण। दिन रात किसकी वजह होता है, परिभ्रमण। ठीक है, मौसम में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से। समझ गए, समझ गए, मौसम में परिवर्तन क्यों, देखो भैया ऐसे घूमती है ना पृथ्वी, देखो 365 दिन लगता है पृथ्वी को पूरा अपना चक्कर लगाने में, नहीं लगता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। बुध ग्रह बहुत कम समय में लगा लेता है, सबका अपना अपना टाइम होता है, कोई बहुत मंगल अपने हिसाब से लगाता है। तो पृथ्वी कितने दिन में लगा, 365 दिन में। समझ गए, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, सूर्य देवता ये हैं, तो पृथ्वी ऐसे 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 घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा जो घूमती है उसी को बोलते हैं हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। और ये 365 दिन में फिर यहाँ पर आएगी, और जो ऐसे ऐसे घूम रही है ये 24 घंटे में घूम जाती है, यानी अपनी जगह राउंड ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। ठीक है, और जो पूरा घूमती है उसको बोलते हैं परिक्रमण। समझ गए, परिक्रमण होगा तो क्या होगी, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो पूछा जाता है जलवायु परिवर्तन किसकी वजह से होता है। ठीक है, और मौसम समझ गए, दिन रात एक घटिया चीज़ थी, इसको समझ गए हो तो आगे बढ़ें। ठीक, अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, समझाने का समय नहीं है। वैसे हमारी इच्छा तो थी समझा के, लेकिन हम मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। केवल बस एक चित्र छोटा सा बना लो और याद रख लेना, एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ये सन देवता है, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं, आप सबको पता है। पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई, वैसे तो हमारी पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए था, नॉर्थ पोल ये होना चाहिए था, साउथ पोल ये होना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, और ये बीच से एक रेखा जाती है, इसके ऊपर एक रेखा जाती है, इसके नीचे एक रेखा जाती है, सभी बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, बीच वाली को भूमध्य रेखा और लास्ट वाली को मकर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा,
मकर रेखा, ठीक। तो ये तीनों रेखाएं होती हैं। अब ये तो एक कंडीशन हो गई नॉर्मल पृथ्वी की। कौन सी पृथ्वी की? नॉर्मल पृथ्वी की। जो सामने है बिल्कुल फुटबॉल की तरह हम खड़े हो गए, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, हम खड़े हैं, तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। आपने टॉर्च मारोगे, जब आप टॉर्च मारोगे तो साउथ पोल पर भी पड़ेगा ऊपर वाले, और नीचे वाले पोल पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन अगर पृथ्वी सोचो हम थोड़ा सा तिरछी कर दें तो आपका प्रकाश सीधे निकल जाएगा। एक पोल पे नीचे वाले पे पड़ेगा और एक पोल पे नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे बनेगी भैया। अगर सपोज करो ये पृथ्वी ऐसे होती और ऐसे होती तो सीधे सीधे पड़ता कि नहीं दोनों पोल पे प्रकाश? लेकिन हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? कितनी झुकी हुई है? 23.5। तो नॉर्थ पोल कहाँ चला गया? तो पृथ्वी कैसे हो गई? ऐसे। पृथ्वी कैसे हो गई? ऐसे। ये नॉर्थ और ये साउथ। पहले यहाँ था, यहाँ होता चाहिए था, लेकिन 23 झुकी हुई है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये साउथ हो गया। यहाँ भी क्या है? नॉर्थ और साउथ। समझ गए इतनी बात को? यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है उपसौर और अपसौर का क्वेश्चन आता है, ठीक। एक तारीख है 3 जनवरी और एक तारीख है 4 जुलाई, ठीक। तो कौन है? हाँ, तो कौन बताएगा कि उपसौर किस तारीख को होता है? बताओ। ठंडी में उपसौर होता है कि अपसौर? बताओ, उपसौर कि अपसौर? कितने लोग कम नहीं समझ पा रहे हैं उपसौर क्या है, अपसौर क्या है? बताओ। जब पास होता है तो उपसौर होता है कि अपसौर? उपसौर। जब पास होता है उपसौर। जब सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के निकट होता है तो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? कंफर्म है उपसौर? नहीं, कितने लोगों को पता है? बताओ, उपसौर कि अपसौर? कितने लोग कंफर्म है उपसौर? हाथ उठाओ। उपसौर बिल्कुल सही। जिन लोग कंफर्म नहीं हो कंफर्म कल नहीं आए, ठीक है। आज के बाद मौका नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद पेपर है। सुनो, ये क्या है? उपसौर, ठीक है। और जब पृथ्वी दूर होती है अपसौर। ये दूर है और ये पास है। और जब पास होती है तो जनवरी होता है। कौन सा जनवरी होता है?